जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के साबिक सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव गुज़श्ता रोज़ दुबई में इंतकाल कर गए। चूँकि उन्होंने पाकिस्तान की 9 साला सियासी ज़िंदगी के ऊपर बड़े गहरे असरात छोड़े हैं। उन्होंने उस दौर को डोमिनेट किया है पॉलिटिकली भी और कई और लिहाज से भी, सिक्योरिटी के लिहाज से भी। तो इसलिए उनकी ज़िंदगी के बारे में जो तबसरे हैं, जो कमेंट्री है, वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। वैसे हमारे कल्चर में यह है कि जो शख्स वफ़ात पा जाए हम उसके बारे में नेगेटिव बातें नहीं करते, लेकिन चूँकि ये पब्लिक फिगर थे और इनका पब्लिक मामलात से ताल्लुक़ था, इसलिए उनके बारे में कुछ तनकीदी बातें भी अगर की जाएंगी तो ये गलत नहीं होगा। मैं अपनी ज़िंदगी में 2-3 बार उनसे मुख्तसरन मिला हूँ और वो कोई 1-on-1 मीटिंग नहीं थी, लेकिन मैंने उनके साथ जो गुफ्तगू की या सुनी उसमें वो बहुत महज़्ज़ब इंसान थे। बहुत सुलझे अंदाज में गुफ्तगू करते थे, जैसे एक सिविलाइज्ड आदमी को करनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं जिस चीज़ का ख़ास तौर पर ज़िक्र करना चाहता हूँ, अगरचे उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत से पहलू हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। उन्होंने पाकिस्तान के एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कू किया था और उसके नतीजे में उनको हटाया था, उनके ऊपर मुकदमा चलाया था। फिर ये पाकिस्तान के वो ऐसे मिलिट्री रूलर थे जिन्होंने 2 बार कू किया, यानी एक बार तो जब नवाज़ शरीफ साहब को हटाया उस वक्त, और एक बार फिर जब उनकी अपनी सदारत को यूँ लगा कि वो अदालत से ख़तरा लाहक है तो उन्होंने एक बार फिर कू कर दिया और आइन को सस्पेंड कर दिया। तो ये 2 मरतबा आइन तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं। एक बार को तो असम्बली ने उनको वैलिडेशन दे दी थी, लेकिन दूसरी बार उसको वैलिडेट भी नहीं किया था, इसलिए उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला। उनको सज़ा भी हुई जो बाद में सस्पेंड हो गई, लेकिन इसी बुनियाद पे वो मुल्क से बाहर रहे और मुल्क में वापस नहीं आए, क्योंकि अगर मुल्क में वापस आते तो ख़दशा ये था कि उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का या किसी और तरह का मुकदमा चलाया जाता। लेकिन जो सबसे अहम बात जिसका मैं तज़किरा करना चाहता हूँ वो ये है कि उनके ज़माने में पाकिस्तान पहली बार ग़ालिबन बेहतरीन मौका मिला उसे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने का, जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी साहब नवाज़ शरीफ साहब की दावत पे पाकिस्तान आए। एक बस में बैठ के वो वाघा तक आए, फिर वाघा से वो लाहौर में आए और यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में इज़हार ख़याल भी किया। और उनके और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए वो फिर ऐलान लाहौर की शक्ल में उसको बाद में डिक्लेयर भी किया गया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन जो बहुत इंतहाई ज़रूरी है, हिंदुस्तान के लिए भी ज़रूरी है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, वो पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए और एक अमन कायम करने के लिए एक बड़ा नादिर मौका था, जब हम इज़्ज़त और एहतराम के साथ और ऑनरेबली हिंदुस्तान के साथ कुछ मसाइल हल करने की पोजीशन में आ गए थे। वहाँ पे भी एक निस्बतन हार्ड लाइनर पार्टी और उसके जो हार्ड लाइनर सियासतदान थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो वज़ीर आज़म थे, और पाकिस्तान में भी एक निस्बतन जो हार्ड लाइनर पॉलिटिकल पार्टी और लीडर यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और नवाज़ शरीफ, यानी जिनको ज़्यादा हार्ड ऑन इंडिया समझा जा सकता है या एंटाई इंडिया समझा जा सकता है, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब को और उनकी पार्टी को एंटाई पाकिस्तान समझा जा सकता है। तो वो अगर सुलह की कोशिश करते तो उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का जो इल्ज़ाम है कि आप अपने मुल्क को बेच रहे हैं वो नहीं लग सकता था निस्बतन। अगर यही काम पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी कर रही होती या इंडिया में कांग्रेस कर रही होती तो उनके ऊपर ये निस्बतन इल्ज़ाम आसानी से लग सकता था। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों मुल्कों में एक एक्सट्रीम पार्टियां पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात के कॉन्टेक्स्ट में बरसर इक़्तिदार थीं और वो आपस में मिल के पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए तैयार हो रही थी। तो ऐसे मौके पे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बहैसियत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस कोशिश को सबोटैज करने की और बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की। पहले तो उन्होंने यहाँ पे उनके दौरे को बहुत अच्छा नहीं समझा। वाघा पे जाके सलामी देने से भी उनको एतराज़ था।
پھر انہوں نے یہاں پہ اب یہ باتیں واضح ہو گئی ہیں کہ کچھ سیاسی پارٹیوں کو بھی انکریج کیا کہ وہ واجپئی صاحب کے خلاف احتجاج کریں، وہ بھی کیا۔ اور پھر عین اس وقت جب یہ کام ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک کارگل کی جنگ کا آغاز کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ تمام انیشیٹو غتربود ہو گیا، یعنی یہ ٹوٹلی سبوٹیج ہو گیا۔ تو ایک بہت بڑی کوشش جو پاکستان کے مستقبل کو، اس خطے کے مستقبل کو بدل سکتی تھی، انہوں نے سبوٹیج کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا جو کہ ان کا حق بھی نہیں تھا، کیونکہ اس طرح کے فیصلے کرنے کا حق پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی منتخب سیاسی قیادت کو ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز تھی جو مشرف صاحب کو ہمیشہ ایک نیگیٹو لائٹ میں رکھے گی، اور ہمیشہ ہم ان کو یاد کریں گے ایسی شخصیت کے طور پہ جو پاکستان کا مستقبل بہتر ہو سکتا تھا، اس خطے کا مستقبل بہتر ہو سکتا، لیکن انہوں نے اس کو سبوٹیج کیا۔ اور بعد میں جب وہ انہوں نے کو کر لیا، تو کو کرنے کے بعد وہ خود بھی پھر اسی چیز کو پرسو کرنے کے لیے، ہندوستان کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے وہ آگرہ بھی گئے، انہوں نے بہت کوششیں کی، لیکن وہ کوششیں کارگر نہیں ہوئیں، اس لیے کہ ہمارا اعتماد جو تھا باہمی ہندوستان اور پاکستان کا، وہ انہوں نے کافی حد تک برباد کر دیا تھا۔ تو آج جب ان کی وفات کے موقع پہ ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کی زندگی کا یہ پہلو آپ کے سامنے رکھوں، جس کے نتیجے میں پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور نہ جانے کتنے سال تک پہنچتا رہے گا۔ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈاٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔